बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी भी थ्योरीज़ हम पढ़ते हैं उन थ्योरीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो अभी हम सारी थ्योरीज़ का पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक एस्पेक्ट हम उन थ्योरीज़ का तब पढ़ेंगे जब हम IPE की थ्योरीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो हम फिर उस वक्त जो है ना तमाम थ्योरीज के इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जितनी भी आपके सिलेबस के अंदर दी हुई तो इन्हीं थ्योरीज के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम इसका जो है ना जो इंट्रोडक्शन है वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन हम कैसे देखते हैं इसका, कि सबसे पहली बात ये कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म था, आपने देखा था जो इससे पहले वाली बात थी सारी, जो हमने लिबरलिज्म यानी कि आइडियलिज्म के अंदर हमने जो डिस्कस किया था, तो वो आइडियलिज्म से ये थोड़ा सा इख्तलाफ है इसको। ये इसीलिए एक वेरिएंट है आपका क्लासिकल लिबरलिज्म का। ठीक हो गया। तो वो जो आइडियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, कोऑपरेशन, ठीक है ना, ह्यूमन नेचर इज कोलैबोरेटिव, इस जो आपका जो कॉन्सेप्ट है इसको जो है ना मॉडिफाइड वर्जन में पेश करना दोबारा से, यानी कि उसी के अंदर कुछ तब्दीलियां करके क्लासिकल लिबरलिज्म को ही दोबारा ले आना। ठीक है, इनका मेन फोकस क्या है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रोल किस चीज़ के अंदर, कलेक्टिव आउटकम्स के अंदर, और पीस यानी कि कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन को अचीव करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक हो गया। तो ये वही नियो रियलिस्ट को आंसर करते हैं कि एनार्की जो है ना उसको आप ख़त्म कर सकते हो बाय इंस्टीट्यूशंस। और क्योंकि पहले जो आपका क्लासिकल लिबरलिज्म था उसका भी कुछ ना कुछ ये दावा था, लिहाजा तो क्या किया इन्होंने, कहा कि अब की बार एक इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसके अंदर कलेक्टिवनेस, कलेक्टिव यूज ऑफ फोर्स का ऑप्शन होना चाहिए। इस तरह से ये इफेक्टिव बनेगी। ठीक है ना। ये इस तरह से क्या किया इन्होंने कि ये बात की कि जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जितनी भी ये जो आपकी नेशंस हैं उनको ये फैसिलिटेट करती हैं ताकि वो जो है ना एक लॉ के अंडर कोऑपरेट कर सके, कि एक दूसरे के साथ फड्डे ना करें छोटी छोटी बात पर, एक उनको पता हो कि हमारे ऊपर एक लॉ है। इस तरह की एक इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की आपके नियो लिबरलिज्म वालों ने। ठीक है, और वो बनाई भी है, लाजमी बात है, आपको पता है कि यूएनओ आपका इन्होंने ही बनाई है। इंटरडिपेंडेंसी कैन बी यूटिलाइज्ड पॉजिटिवली। ठीक है, क्या मतलब इसका, कि आप जो है ना जो एक दूसरे के ताल्लुकात है ना स्टेट्स के, एक दूसरे के ऊपर सारी स्टेट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, तो इस मामले को आप पॉजिटिवली यूटिलाइज करके इन स्टेट्स के बीच में जो है ना ये जो आपका ट्रेड हो रहा है, रिलेशंस हैं, इनको और या ट्रेड्स हैं, रिलेशंस हैं, डिप्लोमेसी हैं, पॉलिटिक्स है, कुछ भी है, इनको और जो है ना मौके फराम कर दो और इनके बीच में जो है ना लिंकेज पैदा कर दो, ताकि जो इंटरडिपेंडेंसी है वो जो है ना पॉजिटिवली आपका जो है ना उसको यूटिलाइज किया जाए और कॉपरेशन को अचीव किया जाए, पीस को अचीव किया जाए। इसके जो प्रोपोनेंट्स थे मेन, वो आपका रॉबर्ट कोहेन थे और जोसेफ नाय थे। तो जोसेफ नाय ने, कोहेन के बारे में भी बात करते हैं, जोसेफ नाय के बारे में एक छोटी सी बात बता दूं कि इन्होंने जो क्रॉस नेशनल इंटरेक्शंस है ना उनको आइडेंटिफाई किया और कहा कि भाई काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी है। जो इंटरडिपेंडेंसी की हमने बात की ना, तो इन्होंने कहा काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी है, तो इन्होंने इसको टर्म दिया ट्रांसनेशनल रिलेशंस, यानी कि एक मुल्क के मतलब अक्रॉस द बॉर्डर आपके जो बॉर्डर से उस पार जो रिलेशंस हैं उनकी बात हो रही है। तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं अब थोड़ा सा हम। ठीक है, ये आई कहाँ से, कैसे आई। देखें, पहले आपका जो नियो रियलिज्म था ना उसको क्रिटिसाइज करना शुरू किया प्लूरलिज्म वालों ने। प्लूरलिज्म एक थ्योरी आई, उन्होंने ये बात की कि स्टेट्स आर यूनिटरी एंड रैशनल एक्टर्स। यूनिटरी मतलब कि स्टेट्स जितनी भी हैं ना वो मिल के रहती हैं, उनको मिल के रहना पसंद है, वो मिल के रहती हैं, और ये एक रैशनल एक्टर्स होते हैं, खामखा फड्डे वड्डे ये कोई भी नहीं करते। ठीक है, अब बात हुई यहाँ पर कि इनको लाजमी अपने जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं उनको कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है नियो रियलिज्म वाले जो थे वो डोमेस्टिक अफेयर्स को मानते थे कि डोमेस्टिक अफेयर्स का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी रोल नहीं है,
तो इन्होंने कहा कि आपको लाजमी डोमेस्टिक अफेयर्स को भी कंसीडर करना चाहिए। ये मशवरा जो है ना इनको किसने दिया? प्लूरलिज्म वालों ने। ठीक है, तो इसी से पता चला कि आपका जो है ना वो नियो लिबरलिज्म वाले ना वो जो है ना इवॉल्व किया इन्होंने बाय द टाइम बीइंग। डिफरेंट फिलोसफर्स आए, कुछ ने अलग बातें की, कुछ ने अलग बातें की, और कुछ सीरीज ऑफ टेक्स्ट थे, आर्टिकल्स थे, कुछ जर्नल्स थे, उनकी बेस पे इस थ्योरी को डेवलप किया गया। ठीक है, और इन्होंने एक और काम भी किया। अब प्लूरलिज्म वालों ने जब नियो रियलिज्म वालों को डंडा करना शुरू किया ना, तो इनको देखा देखी जो नियो लिबरलिज्म वाले थे वो भी शेयर हो गए। तो उन्होंने भी जो नियो रियलिस्ट थे ना उनको चैलेंज करना शुरू कर दिया कि जो तुम्हारी अपनी अजम्पशन है ना इंटरडिपेंडेंसी की, तुम कहते हो इंटरडिपेंडेंसी की वजह से जो है ना लड़ाइयाँ होती हैं, हम कहते हैं नहीं, इंटरडिपेंडेंसी की वजह से ही कोऑपरेशन होती है। इस पर अलग अलग क्रिटिसिज्म बनता है, कहीं पर इंटरडिपेंडेंसी की वजह से लड़ाइयाँ भी हुई हैं, कहीं पर कोऑपरेशन भी हुआ है, तो अलग अलग क्रिटिसिज्म बनता है। ठीक है, क्रिटिसिज्म तो सबका ही बनता है बहरहाल। ठीक है, सब में कुछ फ्लॉज भी हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं थ्योरीज में। तो इन्होंने नियो रियलिस्ट को क्या किया? चैलेंज किया कि तुमने अपनी जो बात की है तुम उसी में खुद फंस रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद ये पहले तो ये 1960-70 के टाइम पे जो है ना वो नियो लिबरलिज्म जो है ना वो एमर्ज होना शुरू हुई, इसको प्लूरलिज्म को देखा देखी। उसके बाद जो है ना फर्दर इसको जो है ना 1983 में डेवलप किया गया। 1990 में जो है ना नियो डिबेट भी हुई, किनके बीच में? इन्हीं रॉबर्ट क्योहेन के बारे में, जिनके बारे में हमने ऊपर बात की थी, इनके मेन प्रोपोनेंट है, और जोसेफ ग्रीसो, ये नियो रियलिस्ट हैं, और रॉबर्ट क्योहेन आपके नियो लिबरलिस्ट हैं। इनके बीच में नियो डिबेट हुई। वो नियो डिबेट क्या हुई, कैसे हुई, ये हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो खामा में क्यों हम जो है ना उसमें जाएं। हमने सिर्फ जो है ना मेन कॉन्सेप्ट हमने देखना है। अगर आपने देखनी है नियो डिबेट तो एक दो पैराग्राफ्स किए वो आप गूगल पे आप देख सकते हैं। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ जो आपका नियो लिबरलिज्म है उसके पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं मेन। मैं यहाँ पे पॉलिटिकल क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि एक इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है। मैं आपको बता चुका हूँ कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट हम आईपीई के जो थ्योरीज हैं उनमें हम कवर करेंगे। ठीक है, अब क्या है इनका कॉन्सेप्ट सारे हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमने समझ तो लिया, इंट्रोडक्शन भी देख लिया हल्का फुल्का, अब हम ज़रा इसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में हम देख लेते हैं। पहली बात ये करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए ताकि वैल्यूज़ और नॉर्म्स को स्प्रेड किया जा सके। ठीक है, वैल्यूज़ को ऐड किया इन्होंने। अब वैल्यूज़ को जो इन्होंने ऐड किया ना, एक बात यहाँ पर आपके दिमाग में आ सकती है कि ये तो आपको पता है साइंटिफिक अप्रोच वाले हैं नियो लिबरलिज्म, और साइंटिफिक अप्रोच में बिहेवियरिज्म थी। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म तो आपका वैल्यूज को लिफ्ट नहीं करवाता, वो तो कहता है नॉर्म्स, वैल्यूज, मोरल प्रिंसिपल्स को तेल डालो तो उसमें भाड़ में डालो। ठीक है, तो वो आपने बात की, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई आपने वैल्यूज इंस्टीट्यूशंस बनानी ताकि वैल्यूज को बढ़ाया जाए। हालांकि हैं ये लोग भी वही जो है ना बिहेवियरिस्ट अप्रोच वाले। तो बात यहाँ पे समझें कि बिहेवियरिस्ट अप्रोच के बाद एक और अप्रोच आई थी, पोस्ट बिहेवियरिस्ट अप्रोच। तो पोस्ट बिहेवियरिस्ट ने बिहेवियरिस्ट की सारी बातें मानी थी और सिर्फ एक चीज़ का एडिशन किया था, और वो यही वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स थे। ठीक है, तो फिर ये पोस्ट बिहेवियरिज्म की जो आपके बिहेवियरिज्म के जो जितने भी प्रोपोनेंट्स थे ना, वो खुद भी फिर आके आपके क्या हो गए, वो भी आपके जो आपका मिसाल के तौर पे डेविड ईस्टन की हमने बात की थी ना, डेविड ईस्टन भी खुद भी आपके बाद में जो है ना वो पोस्ट बिहेवियरिस्ट हो गए थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि इसी वजह से जो आपका नियो लिबरलिज्म है, इन्होंने अब वैल्यूज़ और नॉर्म्स को ऐड किया और कहा कि इंस्टीट्यूशंस हम बनाएंगे और उन्हीं का काम होगा इन वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स को। अब वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपका कल्चर भी आ जाता है, आपके कस्टम्स भी आ जाते हैं, आपकी जो है ना जो आपके टेनेट्स, आपके बिलीफ्स जो है ना, आपकी रिलीजन, आपकी हर चीज़ आ जाती है। ठीक हो गया। दूसरी बात इन्होंने की कि एनार्की जो है ना कैन बी ब्रिज्ड बाय इंस्टीट्यूशंस। सिर्फ इंस्टीट्यूशंस ही नहीं, नॉर्म्स एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, एक बड़ी कैटेगरी है आपकी, इसीलिए उसकी बेस उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो कि आप नॉर्म्स को जो है ना वो दुनिया के अंदर फैलाओ। एंड रिजाइम्स, ये तीन चीज़ें, इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स एंड रिजाइम्स, इनसे आप क्या करेंगे, आप जो है ना एनार्की को एक ब्रिज बना देंगे एनार्की के ऊपर। ठीक है, ताकि एनार्की को कम से कम किया जा सके।
ठीक है। अच्छा, अब रिजाइम्स क्या होती है, आपको मैंने एक बात की थी, तो रिजाइम्स होते हैं लेस फॉर्मल सेट्स ऑफ एग्रीमेंट्स। इसमें सबसे बड़ी बात आपकी जो है ना, आपने देखा था कि शिमला अकॉर्ड जो था वो आपका आ गया, वो आपका रिजाइम में आ गया। आपके ECO, ये एक आपका जो है ना रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका रिजाइम में आ गया। तो इस तरह की जो रीजनल, जो आपके नेबरिंग कंट्रीज मिलके ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कॉमन मसलों को हल करने के लिए, उसको हम रिजाइम कहते हैं। तो उसके अलावा आपके इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि आपका UNO आ गया, ठीक है। और इंटरनेशनल लॉ आपका मेनली नॉर्म्स को आपका कवर करता है। हाई लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंस जो है वो पेव करती है वे टू कोऑपरेशन, ठीक है। अब क्या है, ये जो कहते हैं कि ना इंटरडिपेंडेंस, नियो रियलिज्म वालों ने कहा था ना कि इंटरडिपेंडेंस की वजह से फड्डा होता है, जो कम वीक पावर होती है वो जो है ना ज़्यादा जो है ना रिलेटिव गेन की तरफ जाती है, और जो है ना जो आपका वो होती है बिग पावर होती है वो जो है ना हेजमनी की तरफ जा रही होती है। लेकिन इन्होंने कहा कि इसी इंटरडिपेंडेंसी को आप यूटिलाइज कर सकते हो। करना क्या है, सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन बनानी है, उसके बाद होगा ये कि आप जो है ना कॉपरेशन की तरफ एक रास्ता साफ कर दोगे। और कॉपरेशन दरअसल इनके इंटरेस्ट में भी है, ठीक है। वो तो जब ये लोग डिप्लोमेसी करते हैं तो थोड़ा फड्डा होता है। तो अब क्या होगा, डिप्लोमेसी एक अंडर द इंस्टीट्यूशन होगी, ठीक है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होगी। रिजाइम्स लाइक SCO, सार्क, शिमला अकॉर्ड, मैंने आपको मिसाल दी, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, ये भी एक रिजाइम है ताकि कॉमन मसले हल किए जा सके। अब फिफ्थ आपका, इंटरनेशनल लॉ कैन बी यूटिलाइज्ड टू रिड्यूस एनार्की। इंटरनेशनल लॉ का भी फैक्टर आ गया। आपने देखा यहाँ पर कि जब आप लॉ तो पहले भी था, लॉ तो आपने देखा सदियों से चला आ रहा है, जो है ना आपका अरसा दराज से चला आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, लॉ को आपने अब आके आपने कंपाइल कर दिया है, आपने बाकायदा तौर पर लॉ को एक एकेडमिक डिसिप्लिन बना दिया। इंटरनेशनल लॉ को खास तौर में बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लॉ को अब भी आप ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसको आपने एकेडमिक डिसिप्लिन बनाया है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना उसको अब यूटिलाइज हम कर सकते हैं एनार्की को ख़त्म करने के लिए। गेम थ्योरी की बात इन्होंने भी की, उन्होंने भी बात की और इन्होंने भी बात की। इन्होंने भी बात ये की कि प्रिजनर्स डायलेमा जो है ना वो उनको जो है ना पॉजिटिवली डील किया जा सकता है, पॉजिटिवली डील उनसे आप कर सकते हैं। यानी कि जो आपके प्रिजनर्स ऑफ डायलेमा है उनसे आप वो दोनों जो है ना इनकार कर दें, कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, तो फिर क्या दोनों को ही सज़ा नहीं होगी, ठीक है। अब क्या है, ये लोग वो क्या कहते थे नियो रियलिज्म वाले कि रिलेटिव गेन, ठीक है, रिलेटिव गेन। लेकिन जो नियो लिबरलिज्म वाले हैं वो कहते हैं एब्सोल्यूट गेन होना चाहिए। क्या मतलब कि आपकी रिपीटेड इंटरेक्शंस होनी चाहिए। रिपीटेड इंटरेक्शन में ये होगा कि दोनों को फ़ायदा होगा, दोनों को ही बराबर फ़ायदा होता जाएगा। और हो सकता है किसी एक को थोड़ा कम हो, एक को थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन अगली दफ़ा इसको ज़्यादा होगा, इसको थोड़ा कम होगा, इस तरह से चलता रहेगा ये मामला। तो दोनों को ही, सब कॉपरेशन की बात करते हैं ना भाई, ये लोग लिबरलिज्म वाले कॉपरेशन की बात करते हैं, तो दोनों को ही फ़ायदा देना है ताकि लड़ाई ना हो बस, ठीक है। रेसिप्रोसिटी की बात करते हैं कि जजा देना। अगर कोई मुल्क अच्छा काम करे, लड़ाई से बचे, लड़ाई से परहेज करे, खामखा की टांग ना अड़ाए, अच्छे ताल्लुकात बनाए, तो उसको रेसिप्रोकेट किया जाना चाहिए, उसको जजा देनी चाहिए, उसको इनाम देना चाहिए कि ठीक है आपने बहुत अच्छा काम किया। और ऐसा होता भी है इंटरनेशनल अरीना में, नियो लिबरलिज्म वाले ये काम करते भी हैं। फिर कॉबवेब ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल बाइंडिंग, जो आपका कॉबवेब कहते हैं हम, एक जो है ना एक पूरा जाल, उस जाल के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल बाइंडिंग जो है ना वो आपकी किन किन की, नेशनल, सब नेशनल और ट्रांसनेशनल एक्टर्स की, वो उनके बीच में आप देखते हैं कि बाइंडिंग फैक्टर है एक, ठीक है। कि आप जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल बाइंडिंग जो है वो आपका जो है ना ये नेशनल, सब नेशनल, ट्रांसनेशनल, इंटरनेशनल, सुप्रानेशनल एक्टर्स के बीच में एक बाइंडिंग फैक्टर है। नेशनल, ये आपको सब पता ही है कि नेशनल क्या होते हैं आपके मुल्क के अंदर जो होते हैं, सब नेशनल जो आप मुल्क के अंदर और नेशंस होती हैं, ठीक है, और जो सारी नेशंस मिलके आपकी एक नेशन बनती है। फिर आपकी ट्रांसनेशनल होती हैं जो कि आपके जो है ना नेबरिंग कंट्रीज आ जाते हैं। इंटरनेशनल होते हैं जो कि पूरी दुनिया की कंट्रीज आ जाते हैं। सुप्रानेशनल होते हैं जिनमें बड़े पैमाने पर जो है ना आपके जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं आपका, जैसे कि यूरोपियन यूनियन,
इसमें होती तो स्टेट्स ही हैं, लेकिन बहरहाल जो है ना वो लिबरलिज्म को वो करने के लिए, लिबरलिज्म को फैलाने के लिए दुनिया के अंदर एक इस तरह की जो है ना अपनी सोवरेंटी को एक वो कर देते हैं, जो है ना हैंड ओवर कर देते हैं एक बड़ी जो है ना उसको, एक बड़े जो है ना वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को, यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, एक बड़ा यूनियन इन्होंने बनाया है जिसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो ये काम करके आप क्या कर सकते हैं, बाइंडिंग। अब आप देखते हैं इनकी आपस में पॉलिटिकल बाइंडिंग भी है, इकोनॉमिक भी है, सोशल बाइंडिंग भी है। ट्रेड फ्री होता है इनका, ठीक है, पॉलिटिक्स में भी इनका जो है ना इंटरफेरेंस होता है, सोशली तो कल्चर वैसे ही जो है ना इनका है, आना जाना वैसे ही लगा रहता है, ठीक है। तो अब ये क्या, ये लिबरलिज्म, यही आप देख रहे हैं ना, नियो लिबरलिज्म, यही चीज़ आपको दुनिया में नज़र आ रही है ना। आपका यूरोपियन यूनियन जो है वो नियो लिबरलिज्म के जो है ना प्रिंसिपल्स पे बना हुआ है, ठीक है। फिर आपका कोऑपरेशन इन वन एरिया लीड्स टू कोऑपरेशन इन अदर एरिया। इस बात को क्या एक्सप्लेन करूं मैं, जब एक जगह पर होगा, अब यूरोपियन यूनियन को देखा देखी आपका साउथ एशिया में भी आप देखते हैं सार्क बन गया, जो आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको चाइना लीड कर रहा है, वो आपका यूरोपियन यूनियन के मुकाबले में है, ठीक है, बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि जो, अब तो हमने ठीक है जो समझ लिया ना सारा लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म हमने सारा समझ लिया। अब जो एक बंदा है, एक जो आपके पास अगर एक जो है ना वो रेफरेंस आ जाएगा तो और अच्छी बात आ जाएगी। एक बंदा है टिन ड्यून, इसने 6 जो है ना वो आपके प्रिंसिपल्स, 6 तो नहीं मैं 5 ही दिए, कुछ प्रिंसिपल्स इसने बहरहाल दिए नियो लिबरलिज्म के, ठीक है। वो देख लेते हैं, और वो वही हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसने बस क्या किया, उनको कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। इसने कहा एक्टर्स होते हैं इस जो है ना नियोलिज्म के अंदर जो एक्टर्स होते हैं वो हम सिर्फ जो है ना स्टेट एक्टर्स नहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स को भी हम इम्पोर्टेंट देते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, आपके मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। याद करें हमने शुरू लेक्चर में बात की थी, आपके जो आपके एनजीओज, ठीक है, आपके जो है ना और बहुत सारे आपके आईजीओज, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर होते हैं। आपके जो है ना जो आपकी जो क्या कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आईओज, ये आईजीओज एक ही होती हैं। ये आपकी जो है ना क्या होते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टर्स होती हैं। नॉन जो आपके स्टेट एक्टर्स होते हैं, जो आपके अपने स्टेट होते हैं ना, वो तो ठीक है इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं, लेकिन जो आपके नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं जितने भी ये मैंने आपको यहाँ बता दिए, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि पीस को मेंटेन किया जा सके। इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। स्ट्रक्चर के बारे में क्या बात करते हैं, ये regimes and international institutions can mitigate anarchy by implementing norms, reciprocity, law for punishment। समझ में आ गई बात कि regimes बनाएंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे ताकि एनार्की को कम किया जा सके, by implementing norms, यानी कि अपने जो आपके नॉर्म्स हैं, आपका जो है ना जो आपके सिस्टम है, आपका जो चला आ रहा है सिस्टम, वो आप जो है ना इम्प्लीमेंट करोगे। और रेसिप्रोसिटी, यानी कि आप अच्छा जो है ना सज़ा, रेसिप्रोसिटी में जजा देते हैं और फिर पनिशमेंट में आप सज़ा देते हैं, ठीक है, और सज़ा के लिए आप लॉ बनाते हैं एक। तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं ये लोग भी, ठीक है। जो स्ट्रक्चर नियो रियलिज्म वालों ने दिया था, इन्होंने उसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ करके ये काम किया कि ये सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। इशू को आइडेंटिफाई किया नियो रियलिज्म वालों ने, सॉल्यूशन किसने, कौन दे रहा है, जो आपके लिबरलिज्म वाले। इसका मतलब ये है कि नियो लिबरलिज्म वाले, नियो रियलिज्म वालों की भी काफ़ी बातों से जो है ना एतराफ़ करते हैं कि हाँ ये ठीक बात करते हैं। जैसे कि एनार्की के बारे में वो मानते हैं, हाँ ये ठीक कह रहे हैं बात। सेल्फ हेल्प, जो सेल्फ हेल्प है उन पे भी दोनों का जो है ना वो है कि भाई ठीक है सेल्फ हेल्प की ज़रूरत है आपको, बिल्कुल है, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ चीज़ों में तो वो है, लेकिन असल मामला क्या इन्होंने किया कि इन्होंने सोल्यूशन दे दिया, और वो यही कि भाई एक इंस्टीट्यूशन बनाई जाए। प्रोसेस की बात इन्होंने की कि इंटीग्रेशन एट द रीजनल ग्लोबल लेवल, यानी कि रीजनल लेवल पर भी आप कोऑपरेशन करो, इंटीग्रेशन करो, और ग्लोबल लेवल पे भी करो। ग्लोबल लेवल पे कैसे कि ग्लोबल लेवल पे आपने यूनाइटेड नेशन बना लिया, ठीक है ना, आप, और आपके जो रीजनल लेवल में आप देखते हैं यूरोपियन यूनियन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, आपके सार्क है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। फिर मोटिवेशन की बात की कि मोटिवेशन कहाँ से आती है, इन्होंने बात की मोटिवेशन आपकी हमेशा आती है एब्सोल्यूट गेन से। जब आप देखते हैं कि भाई ठीक है जो 2 स्टेट है ना, दोनों के बीच में मुकाबला चल रहा है, तो दोनों को ही अगर मिलना शुरू हो जाए तो दोनों खुश हो जाएंगे,
और जब तब ऊपर एक इंस्टीट्यूशन हो और वो ये रेगुलेट भी करे कि खामखा में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से फिर इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो फड्डे हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये टिन ड्यून ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे आइडियलिज्म के। अब हम कुछ स्ट्रैंड्स देखते हैं नियो लिबरलिज्म के, ठीक है। वो क्या है, पहला सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म। ये भी वही बातें, बस हमने क्या किया है, कैटेगराइज कर दिया है। बातें सारी वही हैं, हमने बस कैटेगराइज कर दिया ताकि पता चले कि यार किन किन एरियाज को आपका लिबरलिज्म टच कर रहा है। पहली बात सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म, सोशोलॉजिकल सोसाइटी के मामले पे बात होता है कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स जब होती है तो फिर वॉर जो होती है ना वो ऑब्सोलीट हो जाती है, यानी कि तकरीबन ख़त्म हो जाती है वॉर। जैसे कि आपका यूएस चाइना का ट्रेड है ना, उसमें आप देखते हैं कि ऐसा नियो लिबरलिज्म वालों को लगता है कि वॉर नहीं होगी उनके बीच में, क्योंकि ट्रेड का एक बहुत बड़ा जो है ना बीच में, अगर वॉर होगी तो ट्रेड ख़त्म होगा तो दोनों कंट्रीज़ का दिवालिया निकल जाएगा, ठीक है। तो वॉर नहीं करेंगे ये लोग। फिर ये लोग क्या करते हैं, लोग ट्रेड वॉर ही करना शुरू कर देते हैं, ट्रेड में ही हेरा फेरी शुरू कर देते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं आपके, दूसरा स्ट्रैंड आपका है जो है ना वो नियो लिबरलिज्म में, वो है इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म। इसमें क्या है, इसमें ये बात है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो आपके स्टेट्स हैं वो इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, क्यों, ताकि अपनी कॉमन प्रॉब्लम्स को जो है ना वो डील कर सकें, ख़ास तौर पे तब जब इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हाई होगी, ठीक हो गया। तो ये जब इंटरडिपेंडेंसी होगी, एक दूसरे से लिंकेजेस होंगे, इंटरेक्शंस होंगी, तो ऐसे में क्या होगा कि स्टेट्स खुद बनाएंगे, खुद बनाते भी हैं और बनाए, उनको इन्होंने तलकीन भी की है कि आप और बनाओ, इंस्टीट्यूशंस बनाओ, ताकि कॉमन प्रॉब्लम्स की तरफ जब आप आओगे तो फिर आपका जो है ना वो फड्डे कम होंगे, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, क्योंकि मेन पर्पस क्या है, पीस को अटेन करना। इसकी सबसे बड़ी मिसाल एससीओ, सार्क और ईसीओ की आ गई आपकी। इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं ग्लोबल लेवल की बात करते हैं। आपने देखा इंटरडिपेंडेंस जो है ना वो रीजनल लेवल की बात करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल लेवल वाले जो इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म वाले क्या कहते हैं, ग्लोबल लेवल पर इंस्टीट्यूशनल बनाने की बात करते हैं। इसमें जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आपका यूरोपियन यूनियन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इस तरह की जो आपकी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी जो ग्लोबल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी भी बात की कि इनको भी आपने ज़्यादा जो है ना वो करना है, इनको भी बढ़ाना है, ठीक है। और शिपिंग से मुतालिक, एविएशन से मुतालिक और कम्युनिकेशन से मुतालिक आपने देखा होगा जो है ना लोग जो है ना वो ट्रेड यूनियंस बनाते हैं, ठीक है, और जो है ना वो ताकि शिपिंग के ऊपर उनका कम खर्चा है, ठीक है। अब फिर आपका जो है ना वो अगला है रिपब्लिकन लिबरलिज्म। ये क्या होता है कि डेमोक्रेसीज, जो ये कहता है कि डेमोक्रेसीज कभी आपस में नहीं लड़ती, ठीक है, और जो आपका जो डिस्प्यूट्स हैं वो हमेशा उनको प्यार से हल करते हैं, हमेशा तमीज़ से जो डेमोक्रेसीज होते हैं वो अपने जो मसले होते हैं उनको प्यार से हल करते हैं, ठीक है, कभी लड़ाई नहीं करेंगे आपस में वो। फिफ्थ स्ट्रैंड इसका है डेमोक्रेटिक पीस। वो क्या है, इसके 3 पिलर्स हैं। पहला पिलर है पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बिटवीन डेमोक्रेटिक, यानी कि डेमोक्रेटिक पीस आने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को पीसफुली करो, ठीक है, आराम से तमीज़ से करें। उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल इसका है कि कॉमन वैल्यूज़ अमॉन्ग डेमोक्रेटिक स्टेट्स, जो हैं, जो कॉमन वैल्यूज़ हैं, जैसे कि दोनों का आपस में सेम कल्चर है, तो आपने क्या करना है कि आपने जो है ना उनके बीच में एक कॉमन मोरल फाउंडेशन बनानी है। उनके जो बुनियादी जो वैल्यूज़ हैं, जिनकी मोरल प्रिंसिपल्स हैं, ऑब्जेक्टिव लॉज भी आप कह सकते हैं इसको, ये लफ्ज़ थोड़े बहुत लोग आगे पीछे करते रहते हैं, मतलब तकरीबन सेम ही रहता है। तो ये जो है ना उनकी बात करते हैं कि उनको मोरल प्रिंसिपल्स, मोरल ऑब्जेक्टिव्स को आपने जो है ना वो इंक्लूड करना है, इन इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन को एज अ रेगुलेटरी फैक्टर आपने बनाना है। तीसरा काम इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगर आप इकोनॉमिक कोऑपरेशन करते रहोगे तो ज़्यादा चांस है कि आपका आपस में फड्डा नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक हो गया। तो ये हमारी जो है वो लिबरलिज्म की भी थ्योरी यहाँ पर हमारी ख़त्म होती है। मैं जो है ना वो थ्योरीज अभी हमारी तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। अब जो है ना वो एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि जो हमारे अब के लेक्चर्स होंगे वो हमारे प्राइवेट लेक्चर्स होंगे,
कुछ लेक्चर्स तो मैंने जो है ना वो फ्री में आपके लिए डाल दिए, लेकिन अब जो आगे हमारे लेक्चर्स होंगे और वो जो है ना डेली बेसिस पे भी अपलोड होंगे, लेकिन वो प्राइवेट होंगे। उसके लिए जो है ना लाजमी सी बात है कि थोड़ी हम इतनी मेहनत जब हो रही है, एक सिस्टम चल रहा है पीछे से, तो उसको जो है ना कुछ जो है ना वो चाहिए होता है, कुछ फेवर चाहिए होती है, ठीक है। तो वो लाजमी सी बात है, वो मैं अपना नंबर दे दूंगा यहाँ पर वीडियो में, आप देख लेंगे तो उस नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकेंगे, ठीक है। और फिर उन लेक्चर्स पे आपको एक्सेस मिल सकेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वाकई में ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को क्लिक करके आने वाली नोटिफिकेशंस को, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लें, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।